हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल BS खडोलिया पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। आखिर पृथ्वी पर जीवन का निर्माण कैसे हुआ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, और पिछली वीडियो में हमने स्टोरी ऑफ द अर्थ का पार्ट फर्स्ट लाया था, और इस वीडियो में हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और इसका सेकंड पार्ट ला रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जीवन की उत्पत्ति का विवरण अज्ञात है, लेकिन बुनियादी स्थापित किए जा चुके हैं। जीवन की उत्पत्ति को लेकर दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। एक यह सुझाव देती है कि जैविक घटक अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आए, जबकि दूसरे का तर्क है जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर ही हुई। उसके बावजूद दोनों ही विचारधाराएं इस बारे में एक जैसी कार्यविधि का सुझाव देती हैं, जो कि प्रारंभिक जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक कोशिकाओं की एक बहुतायत में से केवल एक श्रेणी ही शेष बची रह सकी। उत्पत्ति संबंधी वर्तमान प्रमाण यह संकेत देते हैं कि अंतिम वैश्विक आम पूर्वज प्रारंभिक आर्कियन युग के दौरान मोटे तौर पर शायद 3.5 बिलियन साल पहले या उससे पूर्व रहते थे। यह लुका कोशिका आज पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त जीवों का पूर्वज है। यह शायद एक प्रोकैरियोटिक था, जिसमें कोशिकीय झिल्ली तथा संभवतः कुछ राइबोसोम थे, लेकिन उसमें कोई केंद्र या झिल्ली से बंधा हुआ कोई जैव भाग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं थे। सभी आधुनिक कोशिकाओं की तरह यह भी अपने जैविक कोड के रूप में डीएनए का सूचना के स्थानांतरण व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए का तथा प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए एंजाइम का प्रयोग करता था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतिम आम वैश्विक पूर्वज कोई एकल जीव नहीं था, बल्कि यह पार्श्विक जीन स्थानांतरण में जीनों का आदान प्रदान करने वाले जीवों की एक जनसंख्या थी। डार्विन ने अपनी बीगल नामक जहाज यात्रा के दौरान 4 टिप्पणी की। सभी जीव अत्यधिक संतानोत्पत्ति करते हैं, जो शायद जीवित भी रह पाते। उदाहरणार्थ, मेंढक के कुछ अंडे ही जीवित रहकर मेंढक बनते हैं। सेकंड नंबर, असल में जनसंख्या लंबी अवधि में भी लगभग स्थिर रहती है। थर्ड नंबर, वास्तव में अतिरिक्त एक प्रजाति के जीवों के गुणों में विभिन्नताएं होती हैं। फोर्थ नंबर, इनमें से कुछ विभिन्नताएं वंशानुगत होती है, जो अगली पीढ़ी में चली जाती हैं। और अब हम देखते हैं प्रेटोरोजोइक युग। प्रेटोरोजोइक युग पृथ्वी के इतिहास का वह युग है जो 2.5 बिलियन साल से 542 मिलियन साल पहले तक चला। इसकी अवधि में क्रेटन वर्तमान आकार के महाद्वीपों के रूप में विकसित हुए। पहली बार आधुनिक अर्थों में प्लेट टेक्टोनिक्स की घटना हुई। ऑक्सीजन से परिपूर्ण एक वातावरण की ओर पृथ्वी एक निर्णायक विकास था। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय रूपों का जीवन का विकास हुआ। प्रोटेरोजोइक काल के दौरान 2 भीषण हिमयुग देखे गए, जिन्हें स्नोबॉल अर्थ कहा जाता है। लगभग 600 मिलियन साल पहले अंतिम स्नोबॉल अर्थ की समाप्ति के बाद पृथ्वी पर जीवन की गति तीव्र हुई। लगभग 580 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन विस्फोट के साथ एडियाकारा बायोटा की शुरुआत हुई। और अब हम देखते हैं ऑक्सीजन क्रांति। शुरुआती कोशिकाएं शायद विसंपोषण थी, और वे कच्चे पदार्थ तथा ऊर्जा के स्रोत के रूप में चारों ओर के जैविक अणुओं, जिनमें अन्य कोशिकाओं के अणु भी शामिल थे, का प्रयोग करते थे। जैसे जैसे भोजन की आपूर्ति कम होती गई, कुछ कोशिकाओं में एक नई रणनीति विकसित हुई। मुक्त रूप से उपलब्ध जैविक अणुओं की समाप्त होती मात्राओं पर निर्भर रहने के बजाय इन कोशिकाओं ने ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश को अपना लिया। हालांकि अनुमानों में अंतर है, लेकिन लगभग 3 बिलियन वर्ष पहले तक शायद वर्तमान ऑक्सीजन युक्त संश्लेषण जैसा कुछ न विकसित हो गया था, जिसने सूर्य की ऊर्जा न केवल स्वपोषी के लिए बल्कि उन्हें खाने के लिए विषमपोषी के लिए भी उपलब्ध करवाई। इस प्रकार का संश्लेषण, जो कि तब तक सबसे आम बन चुका था, कच्चे माल के रूप में प्रचुर मात्रा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करता था, और सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के साथ ऊर्जा की प्रचुरता वाले जैविक अणु उत्पन्न करता था। और अंतर्गामी पराबैंगनी विकिरण के प्रोत्साहन से कुछ ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हुआ, जो वो कि वातावरण के ऊपरी भाग में एक परत के रूप में एकत्रित हो गया। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी सतह पर आने से रोकती है, जिससे कि महासागरों में कोशिकाओं को अंततः भूमि पर आने के और कॉलोनियां बनाने का मौका मिला। और अब हम देखते हैं स्नोबॉल अर्थ और ओजोन परत की उत्पत्ति। प्रचुर ऑक्सीजन वाले वातावरण के कारण जीवन के लिए 2 मुख्य लाभ थे।
अपने चयापचय के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करने वाले जीव जैसे अवायुजीवीय जीवाणु किण्वन को चयापचय का आधार बनाते थे। ऑक्सीजन की प्रचुरता श्वसन को संभव बनाती है, जो किण्वन की तुलना में जीवन के लिए एक बहुत अधिक प्रभावी स्रोत है। प्रचुर ऑक्सीजन वाले वातावरण का दूसरा लाभ यह है कि ऑक्सीजन उच्चतर वातावरण में ओजोन परत का निर्माण करती है, जिससे पृथ्वी की ओजोन परत का आविर्भाव होता है। 2.3 बिलियन वर्ष के हिमयुग का प्रत्यक्ष कारण शायद वातावरण में ऑक्सीजन की बढ़ी हुई मात्रा रही होगी, जिससे वातावरण में मीथेन CH4 की मात्रा घट गई। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ऑक्सीजन इसके साथ प्रतिक्रिया करके CO2 का निर्माण करता है, जो कि एक कम प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है। जब मुक्त ऑक्सीजन वातावरण में उपलब्ध हो गई तो मीथेन का घनत्व नाटकीय रूप से घट गया होगा, जो कि सूर्य की ओर से आती हुई ऊष्मा के प्रवाह का सामना करने के लिए पर्याप्त था। और अब हम देखते हैं जीवन का प्रोटेरोजोइक विकास। आधुनिक वर्गीकरण जीवन को 3 क्षेत्रों में विभाजित करता है। इन क्षेत्रों की उत्पत्ति का काल अज्ञात है। संभवतः सबसे पहले जीवाणु क्षेत्र जीवन के अन्य रूपों से अलग हुआ, जिससे कभी कभी निम्नोरा कहा जाता है, लेकिन यह अनुमान विवादित है। इसके शीघ्र बाद 2 बिलियन साल तक नियोम्योरा आर्किया तथा यूकेरिया में विभाजित हो गया। यूकेरियोटिक कोशिकाएं यूकेरिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जीवाणु तथा आर्किया से अधिक बड़ी व अधिक जटिल थी, और उस जटिलता की उत्पत्ति केवल अब ज्ञात होनी प्रारंभ हुई है। इसी तरह की एक घटना प्रकाश संश्लेषक साइनोबैक्टीरिया के साथ हुई, जिसने बड़ी विषम पोषण कोशिकाओं में प्रवेश किया और क्लोरोप्लास्ट बन गया। संभवतः इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कोशिकाओं की प्रकाश संश्लेषण में सक्षम एक श्रृंखला 1 बिलियन से भी अधिक वर्ष पूर्व यूकेरियोटिक से अलग हो गई होगी। माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट की कोशिकीय उत्पत्ति के सुस्थापित एंडोसिम्बायोटिक्स सिद्धांत के अलावा यह भी सुझाव दिया जाता रहा है कि कोशिकाओं से पेराक्सीजोमोइस का निर्माण हुआ, स्पाइरोकीटस से सीलिया व फ्लैजिला का निर्माण हुआ, और शायद एक DNA विषाणु से कोशिका के नाभिक का विकास हुआ। हालांकि इनमें से कोई भी सिद्धांत व्यापक रूप से स्वीकृत नहीं है। संभवतः 900 मिलियन साल पहले भी पशुओं में वास्तविक बहुकोशिकता की शुरुआत हो चुकी थी। प्रारंभ में शायद यह वर्तमान स्पंज की तरह दिखाई देता होगा, जिसमें ऐसी प्रभावी कोशिकाएं थी जिन्होंने एक अस्तव्यस्त जीव को स्वयं को पुनः एकत्रित करने का मौका दिया। चूँकि बहुकोशिकीय जीवों की सभी श्रेणियों में कार्य विभाजन पूर्ण हो चुका था, इसलिए कोशिकाएं अधिक विशेषीकृत व एक दूसरे पर अधिक निर्भर बन गई। अलग अलग पड़ी कोशिकाएं समाप्त हो जाती हैं। और अब हम देखते हैं मीसोजोइक युग। विलोपन की आज तक की सबसे भयंकर घटना 250 मिलियन साल पहले पर्मियन और ट्राइएसिक काल की सीमा पर हुई। पृथ्वी पर मौजूद 95% जीवन समाप्त हो गया। मीसोजोइक युग की शुरुआत हुई, जिसका विस्तार 187 मिलियन वर्षों तक था। विलोपन की यह घटना संभवतः साइबेरियाई पठार के ज्वालामुखीय घटनाओं, किसी उल्कापिंड के प्रभाव, मीथेन हाइड्रेट के गैसीकरण, समुद्र के जल स्तरों में परिवर्तनों, ऑक्सीजन में कमी की किसी बड़ी घटना या अन्य घटनाओं या इन घटनाओं के किसी संयोजन के कारण हुई। लगभग 230 मिलियन साल में डायनासोर अपने सरीसृप पूर्वजों से अलग हो गए। ट्रायसिक और जुरासिक कालों के बीच 200 मिलियन साल में हुई विलोपन की एक घटना में अनेक डायनासोर बच गए और जल्द ही वे कशेरुकी जीवों में प्रभावी बन गए। हालांकि स्तनधारियों की कुछ श्रेणियां इस अवधि में पृथक होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन पहले से मौजूद सभी स्तनधारी संभवतः छछूंदरों जैसे छोटे प्राणी थे। लगभग 180 मिलियन साल पहले तक पेंजाइया के विघटन से लोरेशिया और गोंडवाना का निर्माण हुआ। उड़ने वाले और न उड़ने वाले डायनासोरों के बीच सीमा स्पष्ट नहीं थी, लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स, जिसे पारंपरिक रूप से शुरुआती पक्षियों के रूप में माना जाता है, लगभग 150 मिलियन साल पहले तक पाया जाता था। आवर्तबीजी से पुष्प के विकास का प्राचीनतम उदाहरण क्रेटेशियस काल, लगभग 20 मिलियन वर्षों के बाद, मतलब 132 मिलियन साल पहले का है। पक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण अनेक टेरोसोर्स विलुप्त हो गए और डायनासोर शायद पहले से ही घटते जा रहे थे। जब 65 मिलियन में संभवतः एक 10 किलोमीटर 33,000 फीट उल्कापिंड वर्तमान चिंकलुम क्रेटर के पास यूकेटन प्रायद्वीप के पृथ्वी पर गिरा, इससे विविक्त पदार्थ व वाष्प की बड़ी मात्रा हवा में बाहर निकल गई, जिससे सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो गया और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक गई।
अधिक बड़े पशु जिनमें न उड़ने डायनासोर भी शामिल थे विलुप्त हो गए और क्रेटेशियस काल तथा मीसोजोइक युग का अंत हो गया। इसके बाद पेलियोसीन काल में स्तनधारी जीवों में तेजी से विविधता उत्पन्न हुई, उनके आकार में वृद्धि हुई और वे प्रभावी कशेरुकी जीव बन गए। प्रारंभिक जीवों का अंतिम आम पूर्वज शायद इसके 2 मिलियन वर्षों लगभग 63 मिलियन साल पहले के बाद समाप्त हो गया। इयोसीन युग के अंतिम भाग तक कुछ जमीनी स्तनधारी महासागरों में लौटकर बेसिलोसोरस जैसे पशु बन गए, जिनमें अंततः डॉल्फिन व ब्लेइन व्हेल का विकास हुआ। और अब हम देखते हैं मानव का विकास। लगभग 6 मिलियन साल पहले के आसपास यह पाए जाने वाला एक छोटा अफ्रीकी वानर अंतिम पशु था, जिसके वंशजों में आधुनिक मानव व उनके निकटतम संबंधी बोनोबो तथा चिंपांजी दोनों शामिल रहने वाले थे। इसके वंश वृक्ष की केवल 2 शाखाओं के ही वंशज बचे रहे। इस विभाजन के शीघ्र बाद कुछ ऐसे कारणों से भी अभी विवादास्पद हैं। एक शाखा के वानरों में सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता विकसित कर ली, उनके मस्तिष्क के आकार में तीव्रता से वृद्धि हुई और 2 मिलियन तक होमो वंश में वर्गीकृत किए जाने वाले प्राणी का जन्म हुआ। बेशक विभिन्न प्रजातियों या यहाँ तक कि वर्गों के बीच की रेखा भी कुछ हद तक अनियंत्रित है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जीव लगातार बदलते जाते हैं। इसी समय के आसपास आम चिंपांजी के पूर्वजों बोनोबो के पूर्वजों के रूप में दूसरी शाखा निकली और जीवन के सभी रूपों का एक साथ विकास जारी रहा। आग को नियंत्रित कर पाने की क्षमता शायद होमो इरेक्टस या होमो अर्गेस्टर में शुरू हुई, संभवतः कम से कम 7,90,000 वर्ष पूर्व, लेकिन 1.5 मिलियन साल से भी पहले। इसके अलावा कभी कभी यह सुझाव दिया जाता है कि नियंत्रित आग का प्रयोग खोज होमो इरेक्टस से भी पहले हो सकती है। दोस्तों, भाषा की उत्पत्ति को स्थापित कर पाना अधिक कठिन है। यह अस्पष्ट है कि क्या होमो इरेक्टस बोल सकते थे या क्या वह क्षमता होमो सेपियंस की उत्पत्ति तक शुरू नहीं हुई थी। आधुनिक मानव होमो सेपियंस की उत्पत्ति लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व या उससे भी पहले अफ्रीका में हुई। प्राचीनतम जीवाश्म 1,60,000 वर्ष पुराने हैं और आध्यात्मिकता के संकेत देने वाले सबसे पहले मानव निएंडरथल, जिन्हें सामान्यतः एक ऐसी पृथक प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिसके कोई वंशज शेष नहीं बचे। वे अपने मृतकों को दफनाया करते थे, अक्सर शायद भोजन या उपकरणों के साथ। हालांकि अधिक परिष्कृत विश्वासों के प्रमाण, जैसे कि प्रारंभिक क्रो-मैग्नन गुफा चित्रों की उत्पत्ति लगभग 32,000 वर्षों तक नहीं हुई थी। क्रो-मैग्ननों ने अपने पीछे पत्थर की कुछ आकृतियां जैसे विलेंडोर्फ का वीनस भी छोड़ी हैं और संभवतः वे भी धार्मिक विश्वासों को ही सूचित करती हैं। 11,000 वर्ष पूर्व की अवधि तक आते आते होमो सेपियंस दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर तक पहुंच गए, जो कि अंतिम निर्जन महाद्वीप था। और इसी प्रकार उपकरणों का प्रयोग और संवाद में सुधार जारी रहा। पारस्परिक संबंध अधिक जटिल होते गए और इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। और आज हम जो भी मानव देखते हैं, इस मानव का विकास हुआ और ऐसे करके आधुनिक मानव का विकास हुआ। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।